बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि फार्माकोलॉजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं में से एक या दो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप लास्ट तक देख लोगे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन पहले से बता दूं कि पीडीएफ बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं था इनके ऊपर नोट्स वगैरह का, तो फिर वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको वो पेपर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड राइट डाउन फार्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस और प्लाज्मा हाफ लाइफ। इनको डिफाइन भी करना है और उनको फार्मूले से एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहली चीज़ है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो उसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, आपको ये बात बताता जाऊँ कि जनरल फार्माकोलॉजी को मेनली हम एमबीएम से कर लेंगे। ओके, ये बुक है एमबीएम फार्माकोलॉजी, तो इससे जल्दी जल्दी हम जनरल फार्माकोलॉजी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप मल्टी ऑथर भी पढ़ सकते हो फार्माकोलॉजी के अंदर, जो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहला अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्लूइड वॉल्यूम जो किसी भी ड्रग को कंटेन करने के लिए रिक्वायर होता है एट द सेम कंसंट्रेशन, या फिर आप टोटल डोज को प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूनिट वॉल्यूम होते हैं या वॉल्यूम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट होते हैं। तो उसका फार्मूला आप नोट कर लेना। फिर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तीन कंपार्टमेंट यहाँ पे लिखे हुए, एक प्लाज्मा कंपार्टमेंट है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके बाद है टोटल बॉडी वाटर। जो प्लाज्मा होता है वन कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को टू कंपार्टमेंट बोलते हैं और टोटल बॉडी वाटर को मल्टी कंपार्टमेंट बोलते हैं। अब प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर वही ड्रग रिस्ट्रिक्ट रहती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड की भी होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक होती है, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट की और लिपोफिलिक टोटल बॉडी वाटर वाला वॉल्यूम कंटेन करती है। ओके, अब जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग रिस्ट्रिक्ट रहती है वो क्रॉस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकती, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्रॉस स्लिट जंक्शन को तो क्रॉस कर जाती है लेकिन लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। टोटल बॉडी वाटर के अंदर क्रॉस स्लिट जंक्शन यानी स्लिट जंक्शन को क्रॉस कर जाती है। इसके अलावा लिपिड बायलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाती है। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 लीटर होता है, इसका 14 लीटर होता है और इसका 16 लीटर होता है, 42 लीटर होता है, यानी 60%, इसका 20% होता है और इसका 4% होता है। कम, मॉडरेट और ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल है हेपरिन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, जबकि एथेनॉल टोटल बॉडी वाटर के अंदर आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद बारी है क्लियरेंस की। जो क्लियरेंस होती है, ओके, तो क्लियरेंस के अंदर वंस अगेन रेशियो देखते हो, लेकिन रेशियो क्या होती है? रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है। ठीक हो गया। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बल्कि यहाँ पे हाफ लाइफ है। तो क्लियरेंस क्या होती है? रेशियो ऑफ रेट ऑफ एलिमिनेशन टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस का फार्मूला नोट कर लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद जो तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी है वो है हाफ लाइफ। क्लियरेंस की डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा दैट इज क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड क्लियरेंस। क्लियरेंस का फार्मूला नोट कर लो, वॉल्यूम नोट कर लो। क्लियरेंस ड्रग की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लड फ्लो टू द किडनी के ऊपर डिपेंड करती है, या उस ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। ओके, जैसे किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। और लास्ट है प्लाज्मा हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड कर देती है या एक्सट्रैक्शन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद प्लाज्मा हाफ लाइफ है, वो टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन 50% कम हो जाती है। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना, 0.693 वीडी ओवर क्लियरेंस होती है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इसका क्लियरेंस का क्या फायदा होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोडिंग डोज को निकालते हो और क्लियरेंस से मेंटेनेंस डोज को निकालते हो। ठीक है, ओके। और हाफ लाइफ से आप वीडी और क्लियरेंस दोनों को कंपेयर कर देते हो। लोडिंग डोज ये वो डोज होती है जिसकी वजह से किसी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को जो स्पेसिफिक होती है फौरन ही अचीव कर लेते हैं एक सिंगल डोज के बाद। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। इसका फार्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि मेंटेनेंस डोज के अंदर रेगुलरली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को जो टारगेटेड होती है उसको मेंटेन कर सके। इसके अंदर आपने क्लियरेंस को रखना होता है। ओके, ठीक हो गया। और हाफ लाइफ के अंदर जो ड्रग होता है 50% कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही होती है। ओके, तो हमें हाफ लाइफ का क्या फायदा होता है? हाफ लाइफ से हम टाइम कोर्स का पता चला सकते हैं। जब हम रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइम के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन हाई होगी। थेरापेटिक विंडो ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर कर देती है। ठीक है, थेरापेटिक इंडेक्स ये भी सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और बायो अवेलेबिलिटी ये वो फ्रैक्शन होती है डोज की, ड्रग की डोज की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज फॉर्म में आती है। इसके बाद गिव द रेशनल ऑफ क्लिनिकल यूज ऑफ एंटी मस्क्रीनिक ड्रग इन द फॉलोइंग: सीएनएस डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर और इसके बाद रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ओके, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके,
तो एंटी मस्करिनिक ड्रग ये पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहला ये है स्कोपोलामीन। अब इनका रेशनल बताना है, रेशनल को समझ लो कि रेशनल होता क्या है। रेशनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और जो इफेक्ट्स किसी पार्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं उसको रेशनल कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे CNS के अंदर स्कोपोलामीन लिखा हुआ है। अब स्कोपोलामीन को इसलिए हम CNS के अंदर वो भी खास तौर पर मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो एक तो हो गया मोशन सिकनेस। उसके अलावा स्कोपोलामीन नार्कोनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, कहते हैं कि इसको ट्रुथ सीरम कहते हैं। बेंस्ट्रोपिन बाइपेरेटिन ट्राइहेक्सिफेनिडाइल पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब पार्किंसन के अंदर इसका क्या रेशनेल होता है, क्योंकि पार्किंसन के अंदर डोपामिन की एक्टिविटी कम होती है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उस एक्सेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद एक्यूट डिस्टोनिया होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम बेंस्ट्रोपिन यूज करते हैं। अब डिस्टोनिया के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, दैट इज वाई हम ये यूज करते हैं। आइस के आई डिसऑर्डर की बात कर रहा है, तो आइस के अंदर ऑप्थेल्मो सर्जरी के अंदर आपने मिडरियासिस करवानी है, दैट इज वाई हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग यूज करते हैं। स्पेसिफिकली पहले ट्रोपिन, फिर होमेट्रोपिन, फिर साइक्लोपेंटोलेट और फिर ट्रोपिकामाइड होती है। इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को नोट कर लेना। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एनेस्थीसिया में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एट्रोपिन एयरवे सिक्रेशन को कम कर देता है। एस्थमा के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन को प्रमोट कर देता है। COPD के अंदर भी ब्रोंको डायलेशन को प्रमोट करता है। इप्राट्रोपियम दोनों में यूज करते हैं, जबकि डियोट्रोपियम, इक्लिडीनियम, ओमिक्लिडीनियम मेनली हम COPD के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं क्योंकि इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन था, 53 ईयर ओल्ड मिडिल स्कूल टीचर कंप्लेन करता था कि उसको सोने में यानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी और सोने के बाद उसका वेकन पीरियड कंटिन्यू रहता था। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि 6 हिप्नोटिक से नाम बताओ विद अ फ्यू एमनीजिक इफेक्ट। ठीक है, यानी सेडेटिव हिप्नोटिक वाले चैप्टर की बात कर रहा है। व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट है एंड गिव देयर मैक्सिमम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैक्सिमम क्या रो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर अब वो सेडेटिव हिप्नोटिक वाले चैप्टर में पूछ रहा है। ओके, तो अगर आप बिग कैटसन खोलोगे तो डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। ओके, ठीक है, तो अगर आप ये वाला चैप्टर खोलोगे, जैसे मेरे पास अभी बिग कैटसन पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरी में लिखी हुई है ड्रग्स, लाइक डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। अब इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो फॉर दैट आंसर। ठीक है, तो कौन कौन से ड्रग होती है, एज़ेपिक्लोन, ज़ोलपिडिम, ज़ैलेप्लोन। ओके, रेमल्टियोन है, टैसिमल्टियोन है और डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप के अंदर सुवोरेक्सेंट भी आ जाती है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप बेंजोडाइज़ेपिन यूज करोगे तो बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से क्या होता है, बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से एमनीजिया वाले इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। ओके, तो वैसे आप बेंजोडाइज़ेपिन भी यूज कर सकते होते हो, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से उन्होंने एक बात पहले से मेंशन कर दी है कि जो एमनीजिया हो वो रिलेटिवली बहुत थोड़ा हो, विद फ्यू एमनीजिक इफेक्ट है, फ्यू एमनीजिक। तो ये समरी आपको मैंने दिखा दी है, समरी के अंदर क्लिनिकल एप्लीकेशन से भी आपको मैंने बता दिया है। इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो आराम से। तो कौन कौन से ड्रग होगी, एज़ेपिक्लोन, ये सारी ड्रग्स आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट। अब इनके एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है, तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो गए, न्यूरो हिप्नोटिक के CNS डिप्रेसिव एक्शन होती है, डिपेंडेंस लाइबिलिटी होती है, एडिटिव CNS डिप्रेशन होता है। मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं डिजीनेस है, टॉक्सिसिटी होती है, फटीग, एंडोक्राइन चेंजेस होती है, फ्लूवोक्सामिन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। ओके, सिवोरेक्सेंट है, सिवोरेक्सेंट की वजह से नेक्स्ट डे सोमनिलेंस हो जाती है और ड्राइविंग इंपेयर हो जाती है। तो ये इनके आप साइड इफेक्ट वगैरह देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, गिव दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर जो न्यूरो हिप्नोटिक है, एज़ेपिक्लोन, ज़ैलेप्लोन और ज़ोलपिडिम होती है, गाबा ए रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है लाइक बेंजोडाइज़ेपिन, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन को इंड्यूस कर देती है। रेमल्टियोन और टैसिमल्टियोन मेलाटोनिन 1 और 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। ओके, ठीक हो गया। और जिनके जो इसका फायदा ये होता है कि रेमल्टियोन की वजह से कि मिनिमल रिबाउंड इंसोम्निया होता है, विड्रॉल सिम्टम भी कम से कम होते हैं। और अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे उन्होंने खुद बता दिया कि व्यू विद आ फ्यू एमनीजिक इफेक्ट है। ठीक है, अब हम मिनी के अंदर देख लेते हैं क्या मिनी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है जिससे मैंने इस सिनेरियो को डायग्नोस किया था। ओके, तो अगर हम मिनी कैटसन निकालते हैं तो मिनी कैटसन के अंदर डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप है, न्यूरो हिप्नोटिक है, व्हेन स्लीप ऑनसेट इज डिलेड, रेमल्टियोन, टैसिमल्टियोन
स्लीप ऑनसेट इज डिलेड है और सिव और एक्सेंट वो यहाँ पे लिखे भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट बिग कैटसिंग से कवर हो जाता है। अगर आपने बिग कैटसिंग नहीं पढ़ी तो मेजोरिटी ऑफ द लोग बेंजोडाइज़िन लगा के आ जाएगी और फिर वो कहेगी हमारे आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया। अच्छा, सिव और एक्सेंट और एक्शन न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है। और एक्शन न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि वेकफुलनेस को प्रमोट करते हैं। ओके, तो जो ऑरेक्सिन वाले सुपर एक्सेंट होती है स्लीप के ऑनसेट और ड्यूरेशन को प्रमोट कर देती है, जबकि रेमेल्टियोन स्लीप के ऑनसेट करवा देती है। मिनिमल रीबाउंड इंसोम्निया होता है, विड्रॉल सिम्टम भी काफी ज्यादा कम होते हैं। न्यूअर हिप्नोटिक का फायदा होता है कि एमनेसिया के इफेक्ट कम से कम होते हैं। ओके, और अगले दिन कोई साइकोमोटर डिप्रेशन या सोमनिलेंस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया है। ओके, अनरिस्पॉन्सिवनेस है, लिथार्जिक है, कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा। एक 1 एम्प्यूल ऑफ डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली दिया गया। पता चला कि उसके हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट है। ओके, रिस्पायरेटरी रेट 8 पर है, पीपल पिन पॉइंट है और नॉट रिएक्टिव है। ओके, मल्टीपल इंट्रावेनस ट्रैक मार्क्स है। फिजिशियन ने कंक्लूड किया कि कोई ड्रग ओवरडोज दी गई है। ठीक है, तो ये कौन सी ड्रग बता रही है? अब देखो, पिन पॉइंट प्यूपिल है। अब जो पिन पॉइंट प्यूपिल होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? पिन पॉइंट प्यूपिल और ऑर्गेनोफॉस्फेट की एक पॉइजनिंग होती है जिसमें पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। और इसके अलावा हम ओपियाइड्स के अंदर भी पिन पॉइंट प्यूपिल आना शुरू हो जाता है। रिस्पायरेटरी रेट को देखो, हार्ट रेट को देखो, दोनों ही कम हुए पड़े हैं। पिन पॉइंट प्यूपिल है, इंट्रावेनस ट्रैक मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकेशन टू बी द गिवन? तो कौन सी अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देनी चाहिए? ओके, और मेडिकेशन को देने के बाद कौन से सिम्टम आएंगे? तो पहले कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है। तो ओपियाइड के एंटागोनिस्ट आपने अप्लाई करने हैं। अब ओपियाइड के जो एंटागोनिस्ट होती है वो नैलक्सोन होती है। ओके, और फिर हम कह सकते हैं कि नाल्ट्रेक्सोन होती है, क्योंकि सारे के सारा ओपियाइड के सिनेरियो को इंडिकेट कर रहा है। तो जल्दी जल्दी बल्कि हम मिनी से ही कर लेते हैं। तो ओके, तो ओपियाइड के हम एंटागोनिस्ट वगैरह अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब एंटागोनिस्ट अप्लाई करने के बाद व्हाट सिम्टम मी में ही हैव, तो कौन सा सिम्टम आ सकता है? अब ऐसा होता है कि जब एंटागोनिस्ट देते हो तो एंटागोनिस्ट के बाद विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब ये वाला जो चीज़ें है ये आपको बिग कैटसिंग से मिल जाएगी। तो बिग कैटसिंग से आप देख लेना कि विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर ही इज गिव आगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड एज एन एनाल्जेसिक। तो ओपियाइड एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो जो ओपियाइड होते हैं एज एन एनाल्जेसिक, तो वो करते क्या होते हैं? म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जो म्यू रिसेप्टर होता है उसकी वजह से एनाल्जेसिया प्रॉपर्टी होती है। और आप इनकी प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन भी बता सकते हो। लाइक प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन के अंदर जो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेडिकेशन देने के बाद क्या चीज़ें होगी। ओपियाइड एंटागोनिस्ट है, लाइक नैलक्सोन है। नैलक्सोन प्योर एंटागोनिस्ट है, लाइक यस, प्योर एंटागोनिस्ट होता है नैलक्सोन। प्रेफर करते हैं ओवर द ओल्डर वीक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जो कि मेनली एंटागोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लाइक नॉर्फोन है, लिवर्नोरफॉल होती है। ठीक हो गया। ओके, अब एंटागोनिस्ट अप्लाई किया। एंटागोनिस्ट अप्लाई करने के बाद क्या सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं? तो नैलक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन के साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो ये नैलक्सोन के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप टॉक्सिसिटी की तरफ आते हो तो ये एब्स्टिनेंस सिंड्रोम को प्रेसिपिटेट कर देते हैं जो वाली। अब एब्स्टिनेंस सिंड्रोम क्या होता है? एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आपने डिपेंडेंस वाले टॉपिक में जाके आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद लिस्ट द मेजर ओपियाइड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो मेजर ओपियाइड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के नाम सुनाओ। तो ये हम ओपियाइड वाले चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन है तो वहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आते हैं ओपियाइड के, तो ये है कि एगोनिस्ट होते हैं, मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट और अदर्स आते हैं। फुल एगोनिस्ट के अंदर फेंटेनाइल, मॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, मेथाडोन, मैप्रिडीन, हीरोइन, लिवरफिनोल, लोपेनामाइड और डाइफिनॉक्सिलेट एंटी डायरियल होती है। पार्शियल एगोनिस्ट में कोडीन, ऑक्सीकोडीन, हाइड्रोकोडोन है। वीक एगोनिस्ट के अंदर प्रोपोक्सिफिन आती है। इसके बाद एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में जो ओल्डर एजेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके अंदर नैलक्सोन, नालमेफिन, नाल्ट्रेक्सोन है। जबकि न्यूअर एजेंट के अंदर एंटी डायरियल के अंदर जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते तो वो मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन और अल्विमोपान होते हैं। अदर एजेंट के अंदर एंटीट्यूसिव है जिसमें कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है। मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। लाइक जो ट्रामाडोल होती है, जो ट्रामाडोल सिरोटिनिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करने वाला टेपेंटाडोल होती है। ओके, जो म्यू एंटागोनिस्ट है उसमें ब्यूटोरफिनोल है, नालब्यूफिन है और पेंटाजोसिन है, जबकि बुप्रेनोर्फिन कैपा एंटागोनिस्ट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपियाइड्स। तो ओपियाइड्स के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं? ओके, तो ओपियाइड्स के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं मेनली पीसीआर को रट्टा मार लो, पुपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, कोमाटोस और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होती है, मेनली इसके लिए होती है। जो डायग्नोसिस होती है वो हम
इस तरह से करती है कि इंट्रावीनस या नेजल इंसफ्लेशन करती है नैलॉक्सोन की। ठीक हो गया। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन है, लाइक एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है। ओपियाइड लेनी मैप्रिडीन को मोनोमिनॉक्सिडेज इनहिबिटर के साथ लोगे तो हाइपरपायरेक्सिक कोमा हो जाएगा। मैप्रिडीन को एसएसआरआई के साथ ले लोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। जबकि टॉलरेंस वाले टॉपिक की तरफ आती है तो एक क्रोनिक इफेक्ट होती है। अब टॉलरेंस ओपियाइड के सारे इफेक्ट के अगेंस्ट आ जाती है सिवाय मियोसिस और कॉन्स्टिपेशन के। जो टॉलरेंस होती है उसका मैकेनिज्म है रिसेप्टर अनकपलिंग है। ओके, जो अगर हम एंटागोनिस्ट होते हैं ग्लूटामेट के एनएमडीए रिसेप्टर के, स्पेसिफिकली कीटामीन है या पार्शियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं तो वो टॉलरेंस को ब्लॉक कर देती है। क्रॉस टॉलरेंस डिफरेंट ओपियाइड एगोनिस्ट के होती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। दैट इज वाई हम ओपियाइड को बार बार रोटेट करते रहते हैं। डिपेंडेंस के अंदर फिजिकल डिपेंडेंस आती है और यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है गैरी डॉक्टर CMH। ओके, तो गैरी डॉक्टर CMH एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के फॉर्म में आता है। तो फिजिकल डिपेंडेंस की ये साइनोसिम्पटम होते हैं। ये साइनोसिम्पटम कब आते हैं? जब आप ओपियाइड एंटागोनिस्ट अप्लाई करते हो टू फिजिकली डिपेंडेंट इंडिविजुअल। ठीक हो गया। और यही साइड इफेक्ट आ रहे थे। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम का आपने एक्सप्लेन करना है कौन से पार्ट के अंदर? बी के अंदर। ठीक हो गया। तो इसके सिम्पटम क्या होते हैं? जी से बनेगा गूस फ्लैश, आर से बनेगा रिनोरिया। ओके, तो गूस फ्लैश है, पति ने मैंने मिमोनी का पत्नी क्या कर दिया है तो गैरी डॉक्टर CMH है। तो सी से क्या बनेगा? सी से बनेगा हम कह सकते हैं कि सी से कुछ भी नहीं बनता। मैंने पत्नी कहाँ से मिमोनिक देख के लिख लिया है। ओके, तो चलो जी से बनेगा गूस फ्लैश। ओके, इसके बाद रिनोरिया, लैक्रीमेशन, सी से चिल्स बनता है। ठीक है, मसल एकीज है, डायरिया होता है और जानिंग होती है। एंजाइटी और हॉस्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये हम किस में लिख सकते हैं? ये प्रेसिपिटेटेड विड्रॉल के अंदर और एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के अंदर लिख लेना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपियाइड के अंदर तीसरा आप हाइपरएल्जिया भी लिख सकते हो जिसमें मॉर्फिन, फेंटेनाइल और रामीफेंटेनिल होती है। पेन को एक्साकर्बेट कर जाती है। जो डायनोर्फिन रिलीज होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रैडिकाइनिन और एनएमडीए रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, वो आगे क्रोनिक इफेक्ट करवा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। हाई ब्लड प्रेशर है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया गया है। ब्लड प्रेशर 170/150 है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चली तो पाल्पिटेशन होती है। ओके, नेम द ड्रग और चॉइस फॉर अबव मेंशन्ड पेशेंट है। ओके, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हुआ है और ओकेजनल पाल्पिटेशंस है, तो बीपी इतना ज़्यादा हाई हुआ है तो क्या ड्रग और चॉइस होती है? फिर ड्रग और चॉइस उन्होंने खुद ही बता दी है। दूसरे के अंदर बीटा ब्लॉकर्स होगी। साफ बात है कि ब्लड प्रेशर हुआ है और पाल्पिटेशंस भी है। ओके, इसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स है। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ओवर नॉन सेलेक्टिव कार्ड। ठीक है, तो इनके एडवांटेजेस वगैरह बताने हैं। तो बीटा ब्लॉकर चॉइस करेंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ये आप बीटा ब्लॉकर वाले चैप्टर से भी देख सकते हो, वरना हम बिग कैटसिंग से अगर देखते हैं तो अगर बिग कैटसिंग से बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। और कार्डियो सेलेक्टिव के क्या फ़ायदे होते हैं? कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव के अंदर क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, आगे चॉइस लिखी हुई है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला ब्रेडिकार्डिया, दूसरा CNS इफेक्ट होते हैं लाइक सेडेशन है, विविड ड्रीम है, डिप्रेशन होती है। नंबर 3 के अंदर एस्थमा खराब मजीद वॉर्सन हो सकता है। नंबर 4 मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्साइटेबिलिटी कम हो सकती है। नंबर 5 क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज या रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन हो सकती है। नंबर 6 हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड है, डायबिटीज मेलाइटिस है। अच्छा, अब कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, इसमें क्या होता है? जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनको आप एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर सेफली दे सकते हो और आप रेनॉल्ड फिलोमिना वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हो, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो इनके बीटा 2 इफेक्ट नहीं आते। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं नॉन सेलेक्टिव वाले, जो बीटा 2 के जरिए हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह को, हाइपोग्लाइसीमिया सिम्पटम को मास्क कर देते हैं, तो इन जब भी आप कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को प्रेफर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, हार्ट बर्न की एपिसोड्स है, वेकनिंग है, एसिड पेप्टिक डिजीज है। तो एसिड पेप्टिक डिजीज के लिए 3 ग्रुप्स बताने हैं जो कि इंट्राग्रेस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देती है। ओके, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और फिर 2 एटलीस्ट एडवर्स इफेक्ट हर एक ग्रुप के। तो स्टार्ट करते हैं GIT फार्माकोलॉजी के अंदर। यहाँ पे पूरा सवाल आ गया है। तो GIT फार्माकोलॉजी के अंदर हम आ जाते हैं। तो कौन कौन से 3 ग्रुप्स होते हैं? तो पहला ग्रुप तो आपको पता है कि आप एंटीएसिड भी दे सकते हो और इसके, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H2 ब्लॉकर होते हैं, सुक्रलफेट, माइसोप्रोस्टोल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर एनसेट की वजह से है तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते होते हैं एनसेट की वजह से तो माइसोप्रोस्टोल वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं इसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर लेकिन मिल नहीं रहा। एंटी थायराइड फार्माकोलॉजी है, ऑटोक्राइड्स है, यस।
तो ये आ जाती है ड्रग्स फॉर जीआईटी डिसऑर्डर है। तो इसी पेप्टाइड डिजीज के लिए एंटासिड H2 ब्लॉकर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट और एंटीबायोटिक होती है। एंटीएसिड के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। H2 ब्लॉकर में सिमेटिडिन, फैमोटिडिन, नाइट्रिडिन, निजाटिडिन है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिख लेना, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट लिख लेना। अगर हम बिग कैटसिंग से पढ़ते हैं तो बिग कैटसिंग से यस ड्रग यूज इन एसिड पेप्टाइड डिजीज, तो ये आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओके, तो थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, ओके। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है। H2 ब्लॉकर होती है, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। सुगरल्फेट ये पॉलीमराइज होती है एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और प्रोटेक्टिव एजेंट प्रोवाइड करते हैं। वेरी इनसॉल्युबल होती है, कुछ सिस्टमिक इफेक्ट नहीं आता। और एंटासिड होती है, पॉपुलर ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, हार्ट बर्न के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड गिव 2 एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईच ग्रुप। अब दोनों हर एक ईच ग्रुप के हमने कोई ना कोई 2 एडवर्स इफेक्ट जरूर बताने हैं। तो अब हमें रिस्पेक्टिव टॉपिक की तरफ जाना होगा, तभी हमें एडवर्स इफेक्ट मिल पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एंटीएसिड की तरफ। एंटीएसिड की तरफ अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का, कि इनका सिस्टमिक लेवल के ऊपर टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है, ओके। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डायरियल एजेंट है, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेटिव एक्शन रखता होता है, ओके। ठीक हो गया, तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। अगर हम H2 रिसेप्टर की बात करते हैं, ओके, तो H2 के अंदर एक सवाल आएगा पास्ट में जिसमें सिमेटिडिन के 6 एडवर्स इफेक्ट बताने हैं, तो हम उसको वहाँ पे भी कवर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो सिमेटिडिन होती है मेटाबॉलिक इनहिबिटर होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से क्या हो सकता है, हाइपर गैस्ट्रिनोमा हो सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से विटामिन B12 की बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, या डाइजॉक्सिन और कीटोकोनाजोल की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। रिस्पिरेटरी और एंटेरिक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते होते हैं। हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। सुक्राल्फेट के अंदर कोई खास टॉक्सिसिटी नहीं लिखी हुई, माइसोप्रोस्टोल की भी इतनी खास नहीं लिखी हुई। कोलाइडल बिस्मथ है, कोलाइडल बिस्मथ की वजह से स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ओके, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर लिक्विडिटी को कम कर देता है, बिस्मथ की वजह से ब्लैक स्टूल आना शुरू हो जाते हैं, जबकि एंटीबायोटिक के अंदर इतनी खास कोई एलर्जी नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ओके। व्हाट एंटीबायोटिक रेजिमेन शुड बी स्टार्टेड टू ट्रीट बोथ नमोनिया एंड द मेनिंजाइटिस है। तो नमोनिया और मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक रेजिमेन स्टार्ट करना चाहिए। अब ये वाला जो असल में इसका जो जवाब है ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा, ये आपको एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है। कि निमोनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट आंसर मिल जाएगा। वैसे अगर आपको बताता जाऊँ कि मेनिंजाइटिस है तो मेनिंजाइटिस के अंदर आपने कौन कौन सी ड्रग देनी होती है, पेनिसिलिन जी देनी होती है, आपने सेफ्ट्रियाक्सोन देना होता है, सेफेक्सिम देनी होती है, वैसे गोनोरिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। और मेनिंजाइटिस के अंदर मेनिंजाकोकल कैरियर स्टेट के अंदर रिफेम्पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वो पूछ रही है कि एंटीबायोटिक रेजिमेन कौन सा स्टार्ट करना चाहिए कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस दोनों को ट्रीट कर सके, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कहाँ पे मिलेगा, जवाब यहाँ पर आई थिंक इनमें से कहीं एक जगह पे इसका जवाब लिखा हुआ था, अब यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक वैनकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन है। जो वैनकोमाइसिन होती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए और सेफ्ट्रियाक्सोन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफेम्पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्रोलाइड्स भी इस्तेमाल कर सकती है इनकी अगेंस्ट, ओके। इसके बाद मुझे इसका असल में एक्चुअल जवाब नहीं मिल पा रहा। यस, एक जवाब तो यहाँ से मिल गया है कि जो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया होते हैं, ओके। तो जो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया के मोर देन 80% केसेस होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटरालिस की वजह से होती है। तो जो मोनोथेरेपी दोनों को कवर करने के लिए तो वो कौन सी होती है, लाइक मैक्रोलाइड है, डॉक्सीसाइक्लिन और क्विनिलोन्स होती है, स्पेसिफिकली लीवोफ्लॉक्सासिन होती है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो निमोनिया के लिए। और मेनिंजाइटिस के लिए आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, तो मेनिंजाइटिस के अंदर सेफ्ट्रियाक्सोन लिख लेना आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन को लिख लेना, रिफेम्पिन होती है मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, बेसिट्रेसिन, फॉस्फोमाइसिन, एस्ट्रियोनाम, ओके। तो बेसिट्रेसिन के क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, तो जो बेसिट्रेसिन होती है ये आपको पहले चैप्टर में मिलेगा। बेसिट्रेसिन, तो जो बेसिट्रेसिन होती है ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोमाइसिन है। जो फॉस्फोमाइसिन होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली जो ई-कोलाई वगैरह से होता है, क्लैप्सिला प्रोटीज वगैरह से जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फॉस्फोमाइसिन यूज़ करते हैं। और जो एस्ट्रियोनाम होती है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव होती है, लाइक क्लैप्सिला, सीरेशिया, इनके अगेंस्ट एक्टिव होती है, लेकिन इसकी कोई एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के लिए और एनारोब्स के लिए नहीं होती, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इंटरमीडिएट चिल्स है, स्वेट है, ओके,
फैल्सीपैरम का कोई मलेरिया का इन्फेक्शन है, तो व्हाट इज द ड्रग थेरेपी फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपैरम इन्फेक्शन। अगर क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस है, सबसे पहले जो आपने ड्रग यूज़ करनी होती है वो आर्टिमेसिनिन यूज़ करनी होती है। इसके अलावा आप क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट के अंदर और कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया है, तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के अंदर आप यूज़ कर सकते हो लाइक, अगर हम आते हैं यहाँ पर मलेरिया वाले चैप्टर के अंदर, ओके, तो एंटी मलेरियल वाले चैप्टर के अंदर, एंटी प्रोटोजोल वाले चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। तो सबसे पहले आपने आर्टिमेसिनिन यूज़ करनी होती है, लेकिन अगर क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट होती है तब आप क्विनिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और आप मैफ्लोक्विन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन या तो आप क्विनिन इस्तेमाल करोगे या मैफ्लोक्विन इस्तेमाल करोगे, दोनों एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते होते। ठीक हो गया, ओके। क्विनिन है, मैफ्लोक्विन होती है, इसके अलावा एंटीफोलेट यूज़ कर सकते हो और हम मैलारोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन के क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है और दो लिखे हुए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन अगर आप बी कैटसन से खोलोगे तो बी कैटसन के अंदर आपको काफ़ी सारे क्लिनिकल यूजेस मिल जाएंगे, लाइक इसके क्या क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, ओके। तो क्लोरोक्विन होती है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और यूजेस मैं आपको दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्लोरोक्विन होती है ये अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन फैल्सीपैरम और सेंसिटिव फैल्सीपैरम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये फीवर को टर्मिनेट कर देती है 48 आवर्स तक और पैरासाइटीमिया को 3 दिन तक आके ख़त्म कर देती है। ठीक हो गया, ओके। अब जो अगर फैल्सीपैरम से रेजिस्टेंस आती है तब हम स्टैंडर्ड तौर पर हम आर्टिमेसिनिन की कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्लोरोक्विन होती है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के डोरमेंट फॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई हमें प्राइमेक्विन देना पड़ेगा, ओके। कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है और ओमाइबिक लीवर एब्सेस होते हैं। तो ये तो 3 थे मलेरिया के बारे में, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोक्विन इस्तेमाल हो सकती है। तो वो और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सोरियोसिस होती है। इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम सोरियोसिस के लिए, सॉरी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर हम टेबल की तरफ आते हैं, टेबल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। आगे बट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्यूनिन है, तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्यूनिन क्या होते हैं। पहला तो सिंकोलिज्म है, सिंकोलिज्म में जीआईटी डिस्ट्रेस होता है, हेडेक है, वर्टिगो है, ब्लड वीजन है, टीनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हेमाटोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं लाइक ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में हिमोलिसिस होती है, ब्लैक वाटर फीवर होता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ओके। तो तकरीबन हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। इसके बाद हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है, तो ड्रग्स कौन सी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो एंटी वायरल ड्रग वाले चैप्टर में आते हैं, तो कौन सी हमें देनी चाहिए। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए प्राइमरी ड्रग एक साइक्लोवीर होती है। इसके अलावा सिडाफोविर, फोस्कारनेट और विडारबिन है। तो सिडाफोविर और फोस्कारनेट जेंसिक्लोविर के अंदर भी हम देते होती है, यानी साइटोमेगालो वायरस के लिए, ओके। जो ट्राइफ्लोरिडीन होती है ये हर्पीज केराटाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप नोट कर सकते हो, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, चेन की टर्मिनेशन करवा देती है। तो आप ये वाली डायग्राम छाप देना, ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये साइक्लोविर, जेंसिक्लोविर, पेंसिक्लोविर है। पहले थायमिडिन काइनेस एक्टिवेट होती है, जबकि ट्राइफ्लोरिडीन और सिडाफोविर की फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती। डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करती है और इनकॉर्पोरेशन के बाद चेन को टर्मिनेट कर देती है। व्हाट आर दियर क्लिनिकल यूजेस है, तो क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको क्लिनिकल यूजेस मिल जाएंगे साइक्लोविर के, लाइक म्यूकोकुटेनियस और जेनिटल हर्पीस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। और इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। टॉपिक के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर केराटाइटिस के लिए, एन्सेफलाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, न्यू नेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि साइड इफेक्ट के अंदर ट्रेमर है, सीजर्स है, डिलीरियम है, हाइपोटेंशन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनोरेक्सिया, फटीग, डिजीनेस, वेट लॉस है और डीपिगमेंटेड एरियाज ऑफ स्किन है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक एडिसन डिजीज है, तो कौन सा हार्मोन आपको देना चाहिए एडिसन डिजीज के अंदर। एडिसन डिजीज के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों देने हैं। नेचुरल और सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम बताओ एंड इनके 2 एग्जांपल भी सुनाओ, ठीक है। फिर इनके क्लिनिकल इंडिकेशन पूछ रहा है और फिर 3 एंटागोनिस्ट पूछ रहा है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर तो उसने पूछ लिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले में से। तो सबसे पहले आपने क्या देना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। जो नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है वाल्डोस्टेरॉन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन है, जबकि हम सिंथेटिक के अंदर फ्लोरोकॉर्टिसोन वगैरह लिख सकते होते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो हमने पढ़ लिया। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर नेचुरल कॉर्टिसोन जिसको हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं, जबकि सिंथेटिक के अंदर प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ट्राइमिक्नोलोन होते हैं। जो हमारे सरफेस एक्टिंग है वो बैक्लोमेथासोन है, ब्यूटीसिनाइड और मोमिटासोन होती है। क्लिनिकल यूजेस पूछ रहा है, तो एड्रीनल डिसऑर्डर के लिए यूज होते हैं, लाइक एडिसन डिजीज है या
एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी या शॉक के साथ, इन्फेक्शन के साथ, ट्रॉमा के साथ होती है, या कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के लिए है। और दूसरे इनके इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक एस्थमा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, कोलेजन डिजीज है, र्यूमेटिक डिसऑर्डर होती है, ह्यूमेटोपोइटिक कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस कैंसर है, हाइपरकैल्सीमिया है, माउंटेन सिकनेस है जो बीटा मैथासोन है, ये प्री मैच्योर लेबर को एक्सेलरेट वगैरह कर देता होता है। आगे इनके क्या पूछ रहा है, इनके क्लिनिकल इंडिकेशन के बाद 3 एंटागोनिस्ट हैं। तो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर स्पाइरिनोलैक्टोन, एप्लिरोनोन और माइफेप्रेस्टोन आ जाती है, जबकि सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर कीटोकोनाजोल, अमाइनोग्लूटाथियोनाइड, मेटारोपोन और एटोमेटेड आ जाती है। कीटोकोनाजोल बहुत सारी साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है, जबकि अमाइनोग्लूटाथियोनाइड पहले स्टेप को ब्लॉक करती है, मेटारोपोन कोर्टिसोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जबकि एटोमेटेड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को ब्लॉक कर देती है। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये पेपर तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। यस, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि डिफाइन द फॉलोइंग विद द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टैकीफाइलैक्सिस है। तो इन तीनों की डेफिनेशन के साथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जरूर लिखनी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? तो बायो अवेलेबिलिटी द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो हमने इस बायो अवेलेबिलिटी को कहाँ एक्सप्लेन किया था, इस जगह पे एक्सप्लेन किया था। जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इंट्राविनस रूट से देती है, तो उसकी 100% होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी हम डोज को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम ओरल रूट से देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है और जो हमें डोज होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। तो जो डोज रेजिमेंट होती है या डोज एडजस्टमेंट होती है हम उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से हम लोडिंग डोज को डिटरमिन करते हैं। लोडिंग डोज ये वो डोज होती है जिससे हम किसी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन से, जबकि मेंटेनेंस डोज में रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है ताकि टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। इसके बाद टैकीफाइलैक्सिस है। एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस में क्या फ़र्क होता है। तो जो टैकीफाइलैक्सिस होती है उसको हम फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस कहते हैं, जबकि टॉलरेंस को सिंपल हम मेटाबॉलिक या फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो टैकीफाइलैक्सिस के अंदर क्या होता है, ड्रग का फ़ौरन ही इफेक्ट लॉस हो जाता है। जब कम फ़ौरन ही हम एक बारी में देते हैं तो उसका इफेक्ट फ़ौरन ही कम हो जाता है। लेकिन टॉलरेंस या मेटाबॉलिक या फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस के अंदर ड्रग का इफेक्ट आहिस्ता तक कम होता रहता है कंटिन्यूड एक्सपोजर के बाद। इसका ऑनसेट रैपिड है, इसका ऑनसेट स्लो होता है। जब डोज डिपेंडेंट एक्शन ये टैकीफाइलैक्सिस का नहीं होता, जबकि टॉलरेंस का होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद इनके रूटीन प्रैक्टिस, नॉर्मली टैकीफाइलैक्सिस देखने को नहीं मिलती, टॉलरेंस देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इफेड्रिन और नाइट्रोग्लिसरीन है, जबकि इसके अंदर बार्बिचुरेट, एथेनॉल और ओपीएम आ जाती है। इसका मिमोनिक होता है ब्यू। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? पहला ये है कि जो जी प्रोटीन का एक्सेस कम हो जाता है लाइक बीटा एरेस्टिन की वजह से, या रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन होती है, या सेक्वेस्ट्रेशन होती है, या लास्ट में एसेंशियल सबस्ट्रेट्स की डेप्लीशन होती है लाइक थायोल को फैक्टर है। तो ये टैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा। अब टैकीफाइलैक्सिस का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है टैकीफाइलैक्सिस की? अब टैकीफाइलैक्सिस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई ड्रग के अगेंस्ट टैकीफाइलैक्सिस आ जाती है तो फिर इस ड्रग को आपने किसी और ड्रग से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टैकीफाइलैक्सिस के बाद रिस्पॉन्स तो खत्म हो जाना है। ठीक है, तो आप सिमिलर कंपैरेबल एक्शन वाली ड्रग से उसको रिप्लेस कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब ग्रेडेड एंड द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है इन दोनों ग्राफ से। अब हम इसको भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जो डाटा मिलता है ग्रेडेड डोज से वो ईमैक्स और पोटेंसी वाला मिलता है, EC50 और ईमैक्स मिलता है, जबकि क्वांटल डोज से हमें पोटेंसी वेरिएबल्स मिलते हैं लाइक मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन टॉक्सिक डोज, मीडियन लीथल डोज, यहाँ तक कि थेरापेटिक इंडेक्स और थेरापेटिक विंडो ये भी हमें क्वांटल डोज से मिल जाता होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इनूमरेट 8 क्लिनिकल यूज ऑफ मैस्करेनिक एंटागोनिस्ट। तो मैस्करेनिक एंटागोनिस्ट के 8 क्लिनिकल यूजेस बताओ। तो 8 क्लिनिकल यूजेस क्या होती है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहला मोशन सिकनेस है, इसके बाद दूसरा पार्किंसनिज्म के लिए, तीसरा एक्यूट डिस्टोनिया के लिए, चौथा मिड्रियासिस एंड ऑप्थेल्मिक सर्जरी है, पांचवा एनेस्थीसिया, छठा अस्थमा, सातवां COPD, आठवां एसिड पेप्टिक डिजीज है। ओके, नौवां इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ओके, 10वां डायरिया, 11वां माइल्ड सिस्टाइटिस और ब्लेडर की अर्जेंसी को मिनिमाइज कर देना स्पैज्म वगैरह के लिए, और लास्ट है एट्रोपिन की पॉइजनिंग जो होती है, जो एट्रोपिन होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए इस्तेमाल होती है, एंटीडोट के लिए। तो आपको 10-12 मैंने क्लिनिकल यूज बता दिया है। व्हाट आर ऑक्साइंस? ऑक्साइंस क्या होती है, इनका क्या रोल होता है विद द पॉइजनिंग?
ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ। जो ऑक्साइम्स होते हैं इसी चैप्टर में लिखे हुए हैं। तो जो ऑक्साइम्स हैं या कोलिनेस्टरेज डीएक्टिवेटर होते हैं, इसमें पैरेडॉक्सिम होता है, ओवैलिडॉक्सिम होता है या डाइसिटाइल मोनोक्साइम होता है। अब ये केमिकल एंटागोनिस्ट होते हैं जिनमें ऑक्साइम ग्रुप होता है। ऑक्साइम ग्रुप की फास्फोरस एटम के लिए रिलेटिवली एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस फॉर एक्टिव साइड। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट को एक्टिव साइड से बाइंड करने देते हैं। फाइनली वो उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन एक मरतबा एजिंग हो जाती है। एजिंग के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो एक मरतबा अगर एजिंग हो गई तो फिर आगे पैरेडॉक्सिन किसी भी काम करनी है और वैलिडॉक्सिन किसी भी काम करनी है। तो एजिंग से पहले हम कोलिनेस्टरेज को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो मैराथियोन या नर्व गैसेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्बामेट या एस इनहिबिटर ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनलिस्ट द फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज ऑफ डोपामिन इन द कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है? डोपामिन। डोपामिन को क्यों हम यूज कर सकते हैं? ओके, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। तो इसका जवाब हमें लिपन कोड से मिलेगा। तो लिपन कोड वाले हम जगह पे आते हैं। तो लिपन कोड के अंदर लिखा हुआ कि जो डोपामिन होती है ये कार्डियोजेनिक शॉक को क्यों ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, मिल गया है डोपामिन। ये एपिनेफ्रिन है, ये एपिनेफ्रिन चल रहा है, नोरेपिनेफ्रिन है और ये डोपामिन होता है। अब थेरापेटिक यूजेस क्या होती है? अब डोपामिन को हम कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक के लिए दे सकते हैं और इसको इंट्रावीनस फॉर्म इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं। अब ये किस तरह से करती है शॉक के अंदर? शॉक के अंदर ये होती है कि बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगी, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगी, अल्फा 1 को स्टिमुलेट करवा देगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है और इसके अलावा D1 रिसेप्टर के जरिए ये किडनी और सबक्लैंक्टिक एरिया की तरफ परफ्यूजन को इन्हांस कर देती है। ये इस जगह पे लिखा हुआ है। ओके, तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ये डोपामिन के रिसेप्टर की वजह से होता है, D1 रिसेप्टर की वजह से होता है। जबकि नोरेपिनेफ्रिन किडनी की तरफ ब्लड फ्लो का काम कर देती है और वो रीनल फंक्शन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, शॉक के अंदर ओलिगोयूरिया होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए डोपामिन आ जाती होती है। डोपामिन हाइपोटेंशन को और सीवियर हार्ट फेलियर को और ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आप ये थेरापेटिक यूजेस के अंदर डोपामिन को लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर। तो जो पार्शियल एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर होते हैं उनकी क्या एडवांटेज होती है? तो पार्शियल एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर की एडवांटेज होती है कि आप इनको चूंकि इनके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है तो आप इनको एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर सेफली आप दे सकते हो, ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मजीद कोई ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं आती ड्यू टू एक्सेस बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ओके, ठीक है, तो ये इनके क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर के। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन। पहले आपको यहाँ से दिखा दूँ व्हाट पार्शियल एगोनिस्ट वाले। तो जो पार्शियल एगोनिस्ट वाले होते हैं रिलेटिवली लेस ब्रोंकोस्पैज्म करवा देती है, लेकिन जो प्रोपेनोलोल होती है जिसके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी नहीं होती तो वो रिलेटिवली मोर ब्रोंकोस्पैज्म करवाती है। यानी जो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले पिंडालोल और एस्पिडालोल होते हैं एस्थमा के अंदर सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिफ्रैक्टरीनेस ऑफ द मोस्ट डायूरेटिक एजेंट होते हैं। ओके, तो बहुत सारे डायूरेटिक एजेंट हैं, उनका रिफ्रैक्टरीनेस का रीज़न क्या होता है? अब टू बी ऑनेस्ट इसका जवाब थोड़ा सा मैंने ढूंढना है कि रिफ्रैक्टरीनेस का क्या मतलब है, उनका किस सेंस में बात कर रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद इनुमरेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायरोइड डायूरेटिक है। तो थायरोइड डायूरेटिक के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं? तो थायरोइड डायूरेटिक के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। ओके, तो हम चलते हैं थायरोइड डायूरेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। ये थायरोइड डायूरेटिक है। पहला है हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है, दूसरा इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस है, तीसरा हाइपरलिपिडीमिया, चौथा हाइपोनेट्रीमिया, पांचवा यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है, गाउट हो जाता है, छठा एलर्जिक रिएक्शन है और इस सातवां में अदर टॉक्सिसिटी है लाइक एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा वगैरह हो सकता है फ्रॉम हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? हेपेटिक सिरोसिस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, रीनल फेलियर या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करना। तो आप इनकी हेडिंग को तैयार कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इनोमिनेट द साइड इफेक्ट के बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अलोंग विद देयर एडवर्स इफेक्ट। तो पहला कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होते हैं, वैसे तीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पहला हाइपरटेंशन, दूसरा एंजाइना और तीसरा एंटी एरिथमिक ड्रग इस्तेमाल होते हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट भी बताने हैं। तो एक ही जगह पर अच्छे तरीके से इनको कवर कर लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। ओके, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आई थिंक उन्होंने एस्थमा वाले चैप्टर के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिनिकल न्यूरल एंटी एंजाइनल ड्रग होती है।
ओके, तो अब टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। तो सबसे पहला ये है कि कार्डिक डिप्रेशन है, जिसमें ब्रैडिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट फेलियर हो सकता है। जो इमीडिएट एक्टिंग नेफेटिपिन है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो डाईहाइड्रोपेराडीन्स होती है वो कार्डिक इवेंट यानी जो एडवर्स कार्डिक इवेंट है उसके रिस्क को बढ़ा देती है विद एंड विदाउट डायबिटीज़। ठीक है, ओके, यानी जो प्रॉम्प्ट रिलीज निफेटिपिन होती है ये कार्डिक इवेंट के रिस्क को बढ़ा देती है और इसको अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहे होते हैं तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। जो माइनर टॉक्सिटी है और फ्लशिंग है, डिजीनेस है, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल एडिमा होता है। जो कॉन्स्टिपेशन होती है ये वेरापेमिल से काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, तो ये टॉक्सिसिटी को आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, राइट डाउन द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स ड्यू टू डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्यू टू डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो यस, डोपामिन के अंदर यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डोपामिन रिसेप्टर का ब्लॉकेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से इम्यूनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और इंपॉर्टेंस हो जाएगा। CNS के अंदर डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से पार्किंसन सिंड्रोम हो सकता है, या सुपर सेंसिटिविटी की वजह से टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है। डोपामिन के ब्लॉक होने की वजह से एकैथीसिया, डिस्टोनिया वगैरह हो सकता है, या फिर मस्क्रीनिक ब्लॉकेट की वजह से टॉक्सिक कन्फ्यूजल सिंड्रोम आना शुरू हो जाती है। अगर मस्क्रीनिक ब्लॉक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर तो अकोमोडेशन लॉस हो जाती है, ड्राई माउथ होता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन होती है और कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ANS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये साइड इफेक्ट आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। What are the pharmacological basis for the use of lidocaine as an anti-arrhythmic drug? फार्माकोलॉजिकल बेसिस यानी आपने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके इफेक्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करनी है लिडोकेन के। जो लिडोकेन होती है, ओके, तो जो लिडोकेन 1B ग्रुप से बिलोंग करती है, एक्सक्लूसिवली इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर रूट से देता जाती है। अब ये सिलेक्टिवली इस्कीमिक या डिपोलराइज पर किंजी और वेंट्रिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करती है। एट्रियो के पास का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एक्शन पोटेंशियल को, ड्यूरेशन को कम कर देती है, स्पेसिफिकली लेट स्लोली इनएक्टिवेटिंग सोडियम करंट को ब्लॉक कर देती है। ओके, ठीक है, चूंकि ये सोडियम चैनल की रिकवरी को स्लो कर रही है तो ये जो ड्रग्स होती है रिफ्रैक्टिव पीरियड को ज़्यादा बढ़ा देती है। फेनिटोइन है वो भी एंटी कन्वल्सिव ड्रग होती है, वो भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इनका फार्माकोलॉजिकल बेसिस क्या होगा, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। इसके अलावा लेट स्लोली इनएक्टिवेटिंग सोडियम करंट को भी ब्लॉक कर देती है। तो जो लिडोकेन होती है ये एक्यूट इस्केमिक वेंट्रिकुलर इरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एट्रियल इरिथमिया के लिए स्पेसिफिकली यूज नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो डिजिटालिस की वजह से होती है। जो मैक्सिलेटिन होती है ओरली देती है, क्रोनिक इरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लिडोकेन है वो इंट्राविनस रूट से देते हैं, ओरली कभी भी नहीं देते, क्योंकि इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो पोटेंशियली कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। CNS के बाद क्या टॉक्सिसिटी होती है, कन्वलियन वगैरह, स्टिमुलेशन वगैरह करवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव इनलिस्ट द स्टिमुलेंट एंड द डिप्रेसेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन है। ठीक है, फिर क्लिनिकल यूजेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ एसिटालोप्राम है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बस्पिरोन एंड द बेंजोडाइजेपिन है। तो तरतीब से चलते हैं, पहले बेंजोडाइजेपिन और बस्पिरोन के एक्शन को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला डिफरेंस होता है बेंजोडाइजेपिन और बस्पिरोन का, तो वो ये फ़र्क होता है कि जो बेंजोडाइजेपिन होती है उसने गाबा ए मीडिएटेड क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, लेकिन जो बस्पिरोन होती है ये सेरोटोनिन 1A का पार्शियल एगोनिस्ट होती है। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है। ये सिलेक्टिव एंशियोलिटिक होती है, जबकि वो एंशियोलिटिक के अलावा हिप्नोटिक ड्रग भी होती है। बस्पिरोन का CNS डिप्रेशन रिलेटिवली कम होता है, यानी ये ड्राइविंग स्किल को अफेक्ट नहीं करती, जबकि बेंजोडाइजेपिन ड्राइविंग स्किल को इम्पेयर कर देती है। अब बस्पिरोन के पास कोई एंटी कन्वल्सिव या मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, बेंजोडाइजेपिन के पास ये प्रॉपर्टीज होती है। जो बस्पिरोन का ऑनसेट रिलेटिवली स्लो होता है, बेंजोडाइजेपिन का ऑनसेट थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। बस्पिरोन सिर्फ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है, पैनिक के अंदर लेस इफेक्टिव होती है, जबकि बेंजोडाइजेपिन पैनिक के अंदर रिलेटिवली मोर इफेक्टिव होती है। बेंजोडाइजेपिन को यूज करने की वजह से टॉलरेंस आ जाती है, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस नहीं आती। रीबाउंड, एंजाइटी और विड्रॉल सिम्पटम ये भी ना होने के बराबर होता है। ओके, तो ये आप इसके डिफरेंस वगैरह को देख सकते हो। बस्पिरोन के पास एब्यूज लाइबिलिटी रिलेटिवली कम होती है, जबकि बेंजोडाइजेपिन की एब्यूज लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। बेंजोडाइजेपिन शेड्यूल कंट्रोल ड्रग होती है, शेड्यूल कंट्रोल ड्रग नहीं होती, प्रेगनेंसी में सेफ होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ एसिटालोप्राम। अब एसिटालोप्राम किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? एंटी डिप्रेसेंट है, और एंटी डिप्रेसेंट में भी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? एसिटालोप्राम, एसिटालोप्राम SSRI से बिलोंग करती है। तो जो SSRI इनके क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं? तो क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाती है, तो बाकियों के भी क्लिनिकल यूजेस आने चाहिए। लाइक TCA माइग्रेन के अंदर इस्तेमाल होती है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, एक्यूट पैनिक अटैक्स होती है, फोबिक डिसऑर्डर्स है, एंड यूरेसिस है, टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और क्रॉनिक पेन स्टेट है। SNRI न्यूरोपैथिक पेन और फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेन के लिए। क्लोमिपेरामीन और SSRI ऑब्सेसिव ऑक्लूसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक है, सोशल फोबिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। जबकि बस्पिरोन निकोटिनिक डिपेंडेंस को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद मॉर्फिन के इफेक्ट्स पूछ रही है, तो जो मॉर्फिन का एक निमोनिक होता है वो मॉर्फिन ही है। मियोसिस, सेडेशन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं निमोनिया, हाइपोटेंशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। जो इसके इफेक्ट होते हैं उसका निमोनिक होता है बैड अमेरिकन होता है, बैड अमेरिकन्स। लेकिन तरतीब से चलते हैं तो पहला एनाल्जेसिया होता है, और एनाल्जेसिया के अंदर फुल पार्शियल और वीक एगोनिस्ट बता चुका हूँ। सेडेशन और यूफोरिया होता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर होता ये है कि जो ओपियाइड्स है हेड इंजरी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्स को कम कर देती है, वेज़ोडाइलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। एंटीट्यूसिव एक्शन है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, GIT इफेक्ट है, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। स्मूथ मसल है, लेकिन स्मूथ मसल के ऊपर और मियोसिस के ऊपर जो काम नहीं करती वो मैपिरिडीन होती है। जो मैपिरिडीन होती है एंटी मस्कुलिनिक ड्रग होती है, वो स्पैज़म नहीं करवाती बल्कि रिलैक्स कर देती है इन दोनों मस्कुलेचर को। मिसलेनियस टॉक्सिसिटी के अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH हो जाती है, इनकी वजह से प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम कर देती है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी या हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर इनका इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो सकता है। क्रोनिक के अंदर टॉलरेंस, डिपेंडेंस और हाइपरएल्जीसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गए हम। राइट डाउन द 8 डिफरेंस बिटवीन द हेपेरिन एंड द वारफरिन है। फिर इसके बाद डिस्क्राइब द 6 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ओके। तो अब हम चलते हैं ब्लड फार्माकोलॉजी की तरफ। तो ब्लड फार्माकोलॉजी के अंदर ये 6 डिफरेंस पूछे गए हैं हेपेरिन और वारफरिन के। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर का। जो हेपेरिन होती है लार्ज एसिडिक पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है, जबकि वारफरिन स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पार इंटीरियल है, इसका ओरल होता है, ओके। इसका साइड ऑफ एक्शन ब्लड है, वारफरिन का लिवर होता है। ऑनसेट हेपेरिन का रैपिड होता है, जबकि वारफरिन का स्लो होता है। हेपेरिन ने एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करना है, जिसने थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट कर देना है। वारफरिन ने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को ब्लॉक कर देना है। वारफरिन हेपेरिन के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोस्प्लास्टिन टाइम होता है, वारफरिन के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। हेपेरिन के लिए एंटीडोट प्रोटामीन है, जबकि वारफरिन के लिए विटामिन के, प्लाज्मा और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है। हेपेरिन का इफेक्ट मोस्टली एक्यूट होता है, वारफरिन का क्रॉनिक होता है। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, वारफरिन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके बाद 6 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन पूछा उन्होंने, आई थिंक, हाँ, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो 6 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फार्माकोकाइनेटिक्स और क्लिनिकल यूजेस है। तो 3 डोजेस रेंज है, लाइक प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंटीपायरेटिक, एंटी या एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं। और इसकी क्या 2 और क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, अब उनको देखने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी बिग कैटसन। तो बिग कैटसन हमने खोल लिया है। तो बिग कैटसन के अंदर ब्लड फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं। तो ब्लड फार्माकोलॉजी के अंदर हम एस्पिरिन वाला सेक्शन खोल लेते हैं। ये तो इनके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, लाइक डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट साइड इफेक्ट होते हैं। लाइक CNS के ऊपर टिनाइटिस, डिजीनेस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है। CVS के ऊपर फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एडीमिया, हार्ट फेलियर। GIT के ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है। हेमाटोलॉजिकल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सारे सेल काम कर देते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, प्लास्टिक एनीमिया। हेपेटिक के अंदर एब्नॉर्मल LFT है, एस्थमा करवा सकती है, रैशेस करवा सकती है, रीनल इनसफिशिएंसी वगैरह करवा सकती है, ओके। तो इसके एंटीप्लेटिलेट एक्शन है। और कौन से 6 फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे मैं पूरे करूँ? क्लिनिकल यूजेस तो आ सकते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे आ सकते हैं? क्लोन की कैंसर को भी कम कर सकती होती है। आई थिंक यहाँ पर इसके सिर्फ 4 ही मिले हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल एंड इनोमिनेट्स इट्स यूजेस। तो मेट्रोनिडाजोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो जो मेट्रोनिडाजोल होती है ये ऐसे ड्रग्स होती है जिसने क्या काम करना है, मेट्रोनिडाजोल ने एनारोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को ट्रीट कर देना है। नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन होती है, तब ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज है वो आगे उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, एनारोबिक बैक्टीरिया को, और इसके अलावा हम कह सकते हैं पैरासाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जो लिखा हुआ ये चीज़ है ये क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल, नहीं बल्कि मिसलेनियस वाले चैप्टर के अंदर है।
ओके, तो मिसलेनियस वाले चैप्टर के अंदर ये मेट्रोनिडाजोल है। तो जो मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन होती है, ये रिडक्शन लिखी हुई है। रिडक्शन से प्रोडक्ट बनती है, वो सेल के अंदर एक्युमुलेट होती है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, यानी पहले इसकी बायो रिडक्टिव एक्टिवेशन होनी है, तभी जाके इस तरह काम करती है। एनारोबिक या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस है, कोलेस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन, एंटोमाइबोसोलिटिकन सबको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है मेट्रोनिडाजोल। इसके बाद नेक्स्ट चलती है जल्दी जल्दी, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द यूज ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन द ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी के अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि हम रेजिस्टेंस को डिले कर सके। ओके, फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशनल आगे, विच ड्रग कैन बी यूज फॉर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्बिनाफिन होती है। तो टर्बिनाफिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है टर्बिनाफिन। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो कौन कौन से ड्रग्स होती है एंटी फंगल जो टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टमिकली अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्यूटेनियस डिजीज। तो ग्रेसोफिल्विन है, टर्बिनाफिन है, टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी के अंदर हम कह सकते हैं निस्टेटिन है, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल वगैरह आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिबाविरिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिबाविरिन है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिबाविरिन है, तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं रिबाविरिन के, लाइक ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, एमआरएनए की कैपिंग को प्रिवेंट कर देती है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देती है। जो रिबाविरिन होती है ये इन्फ्लुएंजा ए के लिए, इन्फ्लुएंजा बी के लिए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस, पैरामिक्सो वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी है, लाइक हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, कंजक्टिवल और ब्रोंकियल इरिटेशन हो सकती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जबकि इंटरफेरॉन अल्फा की वजह से फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया, प्रोफाउंड फटीग हो सकती है, माइल्जिया हो सकता है, एलोपीकिया हो सकता है, थायराइड डिसफंक्शन और डिप्रेशन हो सकती है, दोनों प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब मैं इंटरफेरॉन अल्फा के इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंटरफेरॉन अल्फा और रिबाविरिन दोनों को मिला के हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कर देती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं, राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ डिफरेंट सेफलोस्पोरिन जनरेशन है। तो डिफरेंट सेफलोस्पोरिन जनरेशन के क्लिनिकल यूजेस बताने हैं, तो जल्दी जल्दी हम सेफलोस्पोरिन वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सेफलोस्पोरिन के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन होती है, स्टेफिलोकोकाई, क्लेप्सिला प्रोटिया, क्लेप्सिला ई कोलाई प्रोटीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सल्फाजोलिन सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग चॉइस होती है। सेकंड जनरेशन के अंदर जो सिफोटिडान सिफॉक्सिटिन बैक्टीरियोइड के लिए, जबकि हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटेरालिस के लिए सिफामेंडोल, सिफोरेक्साम, सिफाक्लोर इस्तेमाल होती है। सेफ्ट्राक्सोल और सेफोटैक्सम इस्तेमाल होती है पीआरएसपी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा सेफ्पेराजोन, सेफ्टाजिडिन इस्तेमाल होती है सुडोमोनास के लिए, बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस के लिए सेफ्टिजॉक्सिन इस्तेमाल होती है, और सेफ्ट्राक्सोन और सेफेक्सिन गोनोरिया के लिए इस्तेमाल होती है। सेफ्ट्राक्सोन और टाइटस मीडिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेफेपीम पीआरएसपी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटीरोबैक्टर है, हेनिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और निजेरिया है। सेफ्ट्रेलोन मर्सा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिमेटिडीन है। तो जो सिमेटिडीन होती है ये H2 ब्लॉकर होती है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके एडवर्स इफेक्ट बतानी है सिमेटिडीन के। ओके, तो जो सिमेटिडीन होती है H2 ब्लॉकर होती है और इसके एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ पे आके मिलेंगे। अच्छा, एग्जाम में एक सवाल आएगा कि सिमेटिडीन के 6 एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, तो हम इसको बिग कैटसन से देख लेते हैं। मेरी किताबें गिर गई वहाँ जाके। आई थिंक वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और चूंकि मैं एक ही टाइम के ऊपर दो मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है और आउटपुट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। चलो जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं। H2 सिमेटिडीन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिखा हुआ है, इसके बाद सिमेटिडीन ये आ जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर इनके एडवर्स इफेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, डायरिया, हेडेक, फटीक, माइल्जिया, कॉन्स्टिपेशन तो रिलेटिवली कॉमन होते हैं। ओके, लेकिन जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो नोजियोकॉम्बियल निमोनिया को बढ़ा देते हैं। और क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो सिमेटिडीन होती है ये डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की एंड्रोजन बाइंडिंग को इनहिबिट कर देती है, एस्ट्राडायोल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, सीरम प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती है, गायनिकोमास्टिया इंपॉर्टेंस करवाती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ग्लैक्टोरिया वगैरह करवा देती है। H2 एंटागोनिस्ट प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, और जो H2 एंटागोनिस्ट होती है वो ब्लड डिस्क्रेजिया वगैरह करवा देती है। कार्डिक H2 रिसेप्टर पे ब्रेडिकार्डिया करवा देती है। रैपिड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा थ्रू द ब्लॉकेज ऑफ कार्डिक H2 रिसेप्टर, ठीक हो गया। और लीवर के ऊपर भी इनके कुछ साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जो सिमेटिडीन होती है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करती है, मेटाबॉलिक इनहिबिटर होती है। जो रेनिटिडीन होती है ये फोर्स लेकर टाइम लेस एविडली बाइंड करती है एज कम्पेयर टू
सिमेटिडीन है। जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्रेटिनिन के साथ कम्पीट करते हैं, दूसरे ड्रग के साथ कम्पीट करते हैं फॉर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। सारी ड्रग सिवाय फेमोटिडीन के वो गैस्ट्रिक फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल को ब्लॉक कर देती है, स्पेशली वुमेन के अंदर। ओके, और इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो एथेनॉल की ब्लड बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी एथेनॉल की अगर बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वो एथेनॉल के लेवल बढ़ा देगी। वैसे इस डायल में इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको छोड़ ही देना। तो एडवर्स इफेक्ट को आप तैयार कर लेना। तो एडवर्स इफेक्ट आपको मैंने बता दिया है, बाकी एडवर्स इफेक्ट को आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो तो। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? मेटाक्लोप्रामाइड ने D2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाना है, नोजिया वॉमिटिंग को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है मेटाक्लोप्रामाइड। ओके, तो क्या क्लिनिकल यूज होती है? पहला गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है मेटाक्लोप्रामाइड। डोमपेरिडोन में अवेलेबल होती है। ओके, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर वो इरोसिव एसोफेजाइटिस के साथ इंडिकेट आ रहा है तो फिर आपने इसको ट्रीट नहीं करना। इसके बाद इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग है। ओके, तो पोस्ट सर्जिकल डिसऑर्डर है या डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस है, तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटाइम डिले हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए मेटाक्लोप्रामाइड देते होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम ये दे सकते हैं। और लास्ट है पोस्टमार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन है, तो डोमपेरिडोन होती है, ये पोस्टमार्टम लैक्टेशन को प्रमोट कर देती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो जो मेटाक्लोप्रामाइड के CNS के ऊपर आना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम के डिस्टोनिया, एकथीजिया और पार्किंसन फीचर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि CNS के अंदर डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। जो टार्डिव डिस्काइनेसिया होती है वो मेटाक्लोप्रामाइड के साथ प्रेजेंट करती होती है। ठीक हो गया। डोमपेरिडोन का CNS के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट। तो क्लिनिकल यूजेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट, तो मेथोट्रेक्सेट की तरफ आ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग वाले चैप्टर के अंदर है। तो जो मेथोट्रेक्सेट होती है ये हेड एंड नेक कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोरियो कार्सिनोमा होती है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा होती है, एक्यूट ल्यूकेमिया है, CNS के ट्यूमर होती है, लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियोसिस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मेथोट्रेक्सेट को यूज करने की वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, स्किन और GIT की म्यूकोजा के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लिकोवरिन रेस्क्यू थेरेपी कर सकते हैं। आगे मेथोट्रेक्सेट की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी और पल्मोनरी फिब्रोसिस वगैरह भी हो सकती है। अब इसके बाद डिफरेंट एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के ब्रेस्ट के ऊपर, बोन के ऊपर और यूट्रस के ऊपर कैसे इफेक्ट आते हैं। तो जो SERM होती है, टोमैक्सोफिन और रोलैक्सोफिन, इनके जो कंपैरिजन है उनको देख लेते हैं। ओके, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, ये वाला टेबल। जो टोमैक्सोफिन होती है इसका हम कह सकते हैं कि बोन के ऊपर एगोनिस्ट एक्शन होता है। ठीक है, बोन के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर एगोनिस्ट एक्शन होता है। ठीक है, यानी जो टोमैक्सोफिन होती है इसका एंटागोनिस्ट एक्शन होता है ब्रेस्ट के ऊपर और CNS के ऊपर, लेकिन जो एगोनिस्ट एक्शन होता है वो लीवर और बोन के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर और बोन के ऊपर इसका एगोनिस्ट एक्शन होता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर को वगैरह बढ़ा देती है। लेकिन जो रिलैक्सोफिन होती है उसका बोन के ऊपर एगोनिस्ट एक्शन होता है, लेकिन एंडोमेट्रियम के ऊपर एंटागोनिस्ट एक्शन होता है, और CNS के अंदर इनका एंटागोनिस्ट एक्शन होता है, जबकि लीवर के ऊपर इनका एगोनिस्ट एक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग ड्रग। सीटाग्लिप्टान डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइड इंहिबिटर होती है, जबकि सल्फोनाइलूरिया पोटेशियम ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन वाले चैप्टर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक्जिनाटाइड की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये मैंने क्या पढ़ रहा हूँ, सीटाग्लिप्टान नहीं, एक्जिनाटाइड की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, सीटाग्लिप्टान की वजह से नेसोफेरेंजाइटिस हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि सल्फोनाइल यूरिया की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, सल्फर एलर्जी है, कॉम्पिटिशन है विद अदर ड्रग है, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, वेट गेन होता है, और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन वगैरह भी हो सकता है। अब सल्फोनाइल यूरिया सवाई ग्लिबुराइड की वो रीनल फेल्योर के अंदर सेफ होती है, लेकिन ग्लिबुराइड रीनल फेल्योर के अंदर सेफ नहीं होती, अनसेफ ड्रग होती है। तो आई थिंक हमने 2 पेपर को डिस्कस कर लिया है, तो इतना इनफ है, क्योंकि वीडियो की लेंथ 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे 2 मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।